All right, so good evening, guys. Most of you have joined in. Now, let me share the screen. So, we'll start with today's agenda. All right, so most of you have the agenda clear for today. Like बचे हुए वॉल्यूमेट्रिक के HA4 के डाउट्स डिस्कस कर लेंगे and then spend some time on discussion of इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, कैसे करना है. राइट, सो लेट मी ओपन द गूगल शीट एज वेल. आप लोगों ने क्या क्या डाउट डाले हैं. थैंकफुली आप लोगों ने सिलेक्टिव डाउट्स ही डाले हैं, अनलाइक बैच 3. ग्रेट. सो बिफोर आई स्टार्ट, अभी तक जितना हो चुका है वॉल्यूमेट्रिक में, कुछ चीज आप लोगों को नहीं समझ में आया, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस एंड आस्क? ऑल राइट, सो आई थिंक अभी तक चीजें क्लियर चल रही हैं. ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू दिस. हाँ बोलो. सर HA4 के सम्स मतलब वैसे नहीं आ रहे थे थोड़े थोड़े. हाँ हाँ ठीक है, डिफिकल्ट है, मैं डिस्कस मतलब वो स्टार्टिंग के ही नहीं आ रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कंसेप्ट क्लियर नहीं है. हाँ मतलब जैसे ओके, आई विल जस्ट स्पीक अबाउट HA4 के सम्स ओनली. अब जैसे HA4 में ये जो क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 14, 13, 10, 9, 7, दीज आर प्रिटी इजी क्वेश्चंस. मतलब इसमें वन थिंग दैट आई कैन ऐड एंड से कि अगर किसी को ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट समझ में नहीं आया हो तो इट इज दिस कंपाउंड. ठीक है, .2H2O डाइहाइड्रेट. अदरवाइज इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 यूज करना था आपको, अदरवाइज इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए. थैंकफुली नन ऑफ यू हैव आस्क्ड डाउट्स फ्रॉम दीज क्वेश्चंस एज आई कैन सी इन द गूगल स्प्रेडशीट. बस एक 13th क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो वही चीज है, H2C2O4.2H2O. सी अगर आप ये इजी क्वेश्चंस भी आंसर कर पा रहे हो HA4 के, देन यू आर गुड टू गो. एज इन गुड टू गो इन द सेंस गुड टू गो फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज अ नेक्स्ट चैप्टर. मतलब आपको एटलीस्ट इतना बेसिक समझ में आता है, इनफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट क्या होता है. ठीक है, फिर जो ये सेकंड रो में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दीज आर मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस. दे रिक्वायर सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कैसे इनको सॉल्व करना था. एंड जो लास्ट रो में मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इट टेक्स टाइम फॉर समवन टू रीड, अंडरस्टैंड एंड क्रैक देम. तो अगर आप इजी क्वेश्चन सारे कर पा रहे हैं और मीडियम में और डिफिकल्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर पाए हैं, तो इट्स गुड टू गो. यू आर गुड एंड रेडी फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज अ चैप्टर. वॉल्यूमेट्रिक के बारे में जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग ज्यादा डिटेल्स में, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं. दैट इज वेयर आई एम नॉट इंसिस्टेंट ऑन completing the other sections as well. I am okay with what we have done till now, so that we are in a good position to start electrochemistry. ठीक है. So let me close this HA4 का discussion quickly, and then we can understand electrochemistry में हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है. Right. So let me start with question number 12 first. So this 12th question is something जो एक्चुअली HA2 में क्वेश्चन नंबर 20 का रिपीट है. ठीक है, बट बिकॉज आप लोगों ने HA2 अटेम्प्ट नहीं करा है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा नया और डिफरेंट सा क्वेश्चन है. सो लेट मी रीड आउट what the question says. It says that a metal oxide 3 grams gets converted into metal chloride, that is 5 grams. अब इसमें एक अंडरलाइंग अजम्पशन ये जा रहा है कि मेटल का वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, मैंने मेटल का वैलेंसी X अज्यूम कर लिया है एंड ये चेंज नहीं हो रहा है. इन केस दैट इज चेंजिंग, तो देन वी आर स्क्रूड. मतलब इन द सेंस देन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इनसफिशिएंट. सो
कीपिंग दैट अजम्पशन हम लोगों ने सामने एक रिएक्शन लिख लिया दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ बेस्ड ऑन दिस आप एन फैक्टर कैलकुलेशन भी कर सकते हो Cl2 का एन फैक्टर आपके सामने है क्लियरली Cl2 is going as in chlorine is going from 0 to -1 and oxygen is going from -2 to 0 तो अगर मैं आपसे मेटल ऑक्साइड का एन फैक्टर निकालने के लिए बोलूंगा तो इट इज pretty clear that n factor of metal oxide would be 2 times x, right? Oxygen is going from -2 to 0, so there's a change of 2 and there are x atoms. And metal chloride का n factor would be chlorine undergoing a change of 1 and there are x atoms, so इसका n factor x रहेगा. बस इसके बाद अब आपको equivalents बराबर करने हैं, तो आपने equivalents equate कर दिए and equivalents में equivalents का moles into n factor वाला formula use करा. अब मोल्स आप कैसे लिखोगे मोल्स विल बी मास अपॉन मोलिकुलर वेट सो मेटल ऑक्साइड का मास 3 ग्राम दिया हुआ है उसका मोलिकुलर वेट विल बी 2m डिवाइड बाय 16x दैट इज द मोलिकुलर वेट सिमिलरली मेटल क्लोराइड का मास 5 ग्राम दिया हुआ है उसका मोलिकुलर वेट विल बी m plus 35.5x एंड इनके n फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इससे आपको m नहीं मिलेगा x नहीं मिलेगा बट आप m/x निकाल सकते हो दैट इज व्हाट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज ठीक है any doubt in this question ठीक है take that as a no now I'll move to question number 11 this question is something again which is not so well articulated question because when we talk about K2Cr2O7 in this chapter it is primarily an oxidizing agent and we typically use the n factor of 6 however यहाँ पर ये precipitation reaction हो रहा है which is a non-redox reaction यहाँ पर K2Cr2O7 is just combining with Pb2 plus ions and forming its precipitate that chromate is an insoluble salt तो अगर ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें हम लोग फिर एन फैक्टर कैसे लेके चल रहे हैं इट इज द नेट कैटायनिक और नेट एनायनिक चार्ज ऑन द स्पीशीज दैट इज इट सो K2Cr2O7 का नेट चार्ज 2 रहेगा तो उसका एन फैक्टर 2 मान के मोलारिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने नॉर्मलिटी निकाल लिया सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज the simple solution behind it it becomes quite simple and easy to understand only if question का language थोड़ा और clear रहता तो ठीक है now इसमें कोई डाउट है किसी को सर एक सेकंड कॉपी करना है मैं ये भेज दूंगा ग्रुप पे डोंट वरी अबाउट दैट अच्छा ठीक है सर ऑलराइट देन आई थिंक 8th क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं 8th क्वेश्चन वाज समथिंग ऑफ अ क्वेश्चन दैट हैड मल्टीपल आंसर्स डाल दिया है वो सिंगल चॉइस में बट उसके मल्टीपल आंसर्स हैं आप नोटिस करोगे किस तरीके से सो दिस कंपाउंड इफ यू विल नोटिस इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है जहां पर ये एसिड की तरह एक्ट कर सकता है एज वेल एज बेस की तरह एक्ट कर सकता है if I talk about this compound being an acid so you can clearly understand why its n factor is 3 because it has got 3 ionizable hydrogen एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है ठीक है now when you talk about this compound acting as a base तो it can accept 1 hydrogen here पोटेशियम की जगह तो एज बेस इसका n फैक्टर 1 रहेगा तो एक्चुअली ए एंड सी दोनों ऑप्शंस इसके राइट आंसर हो सकते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट a redox reaction this compound can also show redox reaction जहां पर ये typically एक reducing agent की तरह act करता है and itself undergoes oxidation carbon goes from +3 to +4 you have seen many reactions where oxalic acid or oxalate ion is oxidized to CO2 तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कार्बन का n factor changes by a value of 1 and since there are 4 atoms in this compound n factor as in this redox reaction is 4 ठीक है तो डी ऑप्शन भी आंसर हो सकता है अगर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा हो तो ये 8th क्वेश्चन समझ में आया सबको ठीक है नाउ अज्यूमिंग आप ये समझ गए हो तो लेट मी आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन गेट इक्विप्ड का
क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. लेट मी नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो आपका आंसर आना चाहिए. सर हो गया. All right. So बाकी लोग भी देखेंगे अब कैसे करना है. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जहां पर यू कम अक्रॉस the first reaction NaHC2O4 plus NaOH. It's a neutralization reaction in which as you can see NaHC2O4 as acid अगर एक्ट कर रहा है तो उसका N फैक्टर 1 है एंड NaOH एक बेस की तरह एक्ट करेगा उसका N फैक्टर 1 रहेगा. So I simply equate the equivalent of acid and base and form this equation right here. 1 into C into 10 is equal to 1 into 0.1 into 10. ये एक equation हो गया पहले वाले केस में जहां पर the reaction was neutralization. Now in the second case when this compound reacts with KMnO4, it's a redox reaction. Now since it's a redox reaction, the knowledge of N factor becomes crucial. So as we understand acidic medium में manganese goes from +7 to +2, इसका N factor 5 आ जाएगा and carbon goes from +3 to +4 in CO2, तो इसका N factor 2 आ जाएगा. So वापस यहाँ पे equivalence of reducing agent equal to equivalence of oxidizing agent करे and you write the equivalence as N into M into V, N factor into molarity into volume, and as a result when you divide it you will be able to see what is the volume of KMnO4 that is required. ठीक है. Now अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक क्विक अटेम्प्ट लेकर गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई करो.
सर। हाँ हो गया। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली वन लाइन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो ये आपका KH-C2O4 के इक्विवेलेंट्स हो गए, ठीक है, एंड ये KMnO4 के इक्विवेलेंट्स हो गए। फिर यहाँ पर ये KH-C2O4 के इक्विवेलेंट्स हैं, एंड यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट्स हैं। N factor and all I think pretty clear है for you to understand. ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? और I can move on to the next question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में H2O2 के कुछ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस का डिस्कशन है यहाँ पर। So the thing is that you can solve this question either using mole concept or using equivalence concept, दोनों से हो जाएगा। एक बार मोल कंसेप्ट के थ्रू ऑब्जर्व करना। So write down the reactions and their balanced forms. H2O2 goes to H2 and O2 as part of the first reaction, and this gas that is liberated O2 is reacting with calcium to convert in calcium oxide, and that calcium oxide is undergoing an acid base reaction with H2SO4. Now सब बैलेंस इक्वेशंस हैं, मुझे H2O2 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मुझसे H2SO4 की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल सेंस में जस्ट यहाँ से यहाँ प्रोसीड करना है। तो अगर इसके x मोल्स हैं, O2 के x/2 मोल्स आएंगे, एंड यही x/2 मोल्स से कैल्शियम ऑक्साइड के x मोल्स बनेंगे, और वही x मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के x मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम करेंगे। So I understand that moles of H2O2 and H2SO4 are going to come out to be the same, which I use in an equation, and as a result, I'm able to calculate the value of C. Is this clear with everyone? ठीक है, now इसी चीज को आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से करने में कैसा रहेगा, you just write down equations, equivalent of H2O2 will be equal to equivalent of O2, and then equivalent of O2 will be equal to equivalent of calcium oxide, and equivalent of calcium oxide will be equal to equivalent of H2SO4, right? So you use this, and as a result you have the relationship between H2O2 and H2SO4, right? इसमें कोई दिक्कत है? सही लग रहा है आप लोगों को ये एकदम? ओके, देन लेट मी आस्क, कौन कौन बैठा है यहाँ पे? जिमित बैठा है क्या? नहीं, जिमित भी नहीं है यहाँ पे। हार्दिक, हार्दिक बैठा है, चलो हार्दिक तुम बताओ, इज दिस करेक्ट?
तो शायद CaO का n फैक्टर अलग होगा। बोलो बोलो। सर क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है। ये तुम्हारी कैल्शियम आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई। सर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है, तो CaO का n फैक्टर अलग होगा। नहीं, सीओ ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स जैसा हो गया ना, तो इसमें एन फैक्टर ऑक्सीडेशन या एन फैक्टर रिडक्शन ये तो सेम ही है। सर आपने इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaO कर दिया। हाँ ठीक है, चलो, गुड टू नो। सो दैट इज द प्रॉब्लम है, ये चीज हम लोग सेम नहीं लिखेंगे, दे आर नॉट सेम। Why? Because O2 has different n factor in both the cases. यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग n फैक्टर है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 4 है सेकेंड रिएक्शन के केस में। तो आपको मिलीमोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इट वाज काइंड ऑफ बेटर इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू द मोल कंसेप्ट अप्रोच इटसेल्फ, ज्यादा इजी, ज्यादा फास्टर हो जाता। ठीक है, ऑल राइट, देन फोर्थ क्वेश्चन। वैसे तो फोर्थ क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा नहीं है, सो लेट्स स्किप दैट। सिक्स्थ क्वेश्चन यस पूछा है काफी लोगों ने, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली, सो लेट मी क्विकली कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन का डिस्कशन करने के पहले आई वुड वांट टू काइंड ऑफ टेक अ क्विक रिकैप ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने ये टाइट्रेशन करी हुई है डिटेल में विद डेटा प्रॉपर्ली पीएच कैलकुलेशन करके ग्राफ करके हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो मैं उसका एक क्विक डिस्कशन क्विक एक रिव्यू आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। सो H2SO4 का K1 एंड K2 का डेटा क्रूशियल है। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को याद होगा, बट ये जो हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में ये डेटा काफी क्रूशियल होता है, ये काफी काम आता है। मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से। तो नोटिस करना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस titration of Na2CO3 with HCl, the thing is that the reaction happens in a step by step manner. There will be a first step which will be talking about this first reaction happening between Na2CO3 giving NaHCO3। ठीक है, जब ये एंड होगा तब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, एंड देन अगर आप और HCl डालोगे तो ये NaHCO3 फर्दर उस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सेकंड रिएक्शन शो करेगा एंड इसका एक सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। Now if you observe it on the pH graph, how will it come out to be? ध्यान से नोटिस करना, जब मैंने HCl डाला ही नहीं है, there is no HCl that has been added, you are here origin पे, आपने Na2CO3 solution ही है, तो it's a strong base weak acid solution जिसका pH का फॉर्मूला as you can see is half of pKw plus pK2 plus log C, एंड अगर आपको ये सब डेटा मिलेगा तो ये pK2 का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से अराउंड 12 का pH आता है। ठीक है, रफली अराउंड 12 का। अब जब आप HCl डालोगे तो स्टार्टिंग में ग्रेजुअल चेंज इन पीएच आएगा। क्यों आएगा ये ग्रेजुअल चेंज इन पीएच? कैन एनीवन एक्सप्लेन? बफर सॉल्यूशन बनेगा, राइट। बफर सॉल्यूशन किन स्पीशीज के बीच में बनेगा? Na2CO3 and NaHCO3। राइट, ये पहला वाला जो बफर सॉल्यूशन बनेगा इट विल बी बिटवीन Na2CO3 एंड NaHCO3। सो the gradual change in pH occurs and then the sharp change happens around the equivalence point, and equivalence point पर end में हमारे पास में सिर्फ NaHCO3 बचेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम pH निकालने जाएंगे तो we must remember that this is an amphiprotic salt।
इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा pH is equal to half of pK1 plus pK2, and again if you remember the data of K1 and Ka2, तो ये around 9 के पास आएगा. And this is where we are able to make a judgment that phenolphthalein will be a good indicator. Phenolphthalein is going to be able to show this color change for the first equivalence point. Then we proceed with the adding more HCl. तो वापस से buffer solution बनेगा. There will be a gradual change in pH. That will be because of the buffer forming between NaHCO3 and H2CO3. And then there will be a sharp change around the second equivalence point, जहाँ पर जब ये reaction complete होगा second वाला, तो we will end up with only H2CO3, which is just a weak acid, and उस weak acid का pH calculation से pH around 4 के आसपास आएगा. So this is something which is well captured by methyl orange. ठीक है, इसका pH 4 के अराउंड कैसे आ रहा है? बिकॉज अगेन ऑफ द वैल्यू ऑफ K1 रूट KAC के आसपास आप नोटिस करोगे तो ये 4 के आसपास आता है. ठीक है, so that is how phenolphthalein and methyl orange are helping us in this titration, right? This is something of a recap that we did in ionic equilibrium, right? Now अब इसी चैप्टर में इसी टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन है. ठीक है, सो लेट मी सिंस यू अंडरस्टूड दिस, लेट मी आस्क यू दैट Na2CO3 का HCl के साथ टाइट्रेशन हो रहा है, और अगर phenolphthalein इंडिकेटर है, देन Na2CO3 का n फैक्टर क्या होगा? 1. राइट, because only the first reaction occurs, and you can see Na2CO3 it accepts only 1H plus. अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है इस टाइट्रेशन का, तो Na2CO3 का फैक्टर कितना होता? 2. Sir, 2. राइट, बिकॉज अब बोथ रिएक्शंस अकर एंड Na2CO3 2H प्लस लेता और H2CO3 बनता. ठीक है, सो आपको ये टेबल अभी समझ में आ जाएगा कि अगर phenolphthalein इंडिकेटर होगा तो Na2CO3 का n फैक्टर 1 लेंगे, और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होगा तो Na2CO3 का n फैक्टर 2 लेंगे. एंड यहीं पे अगर मैं NaHCO3 के बारे में बात करूं, ठीक है, NaHCO3 के बारे में बात करूं तो phenolphthalein के केस में उसका तो रिएक्शन होएगा ही नहीं, तो उसका n फैक्टर 0 ले लेंगे. और अगर मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करूंगा तो यस उसका रिएक्शन हो जाएगा और वो एक H एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका n फैक्टर 1 आ जाएगा. नाउ विद दिस इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का, तो उससे उनके A एंड B मिलीमोल्स हैं. तो अब पहले केस में बोला जा रहा है कि phenolphthalein इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो उसका XML लग रहा है, तो ठीक है 1 मोलर है, उसका n फैक्टर भी 1 है, तो उसके इक्विवेलेंट पता पड़ गए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ द बेस दैट वी हैव. नाउ Na2CO3 का n फैक्टर तो 1 है और NaHCO3 का n फैक्टर 0 है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ बेस का. बट अगर अब मैं मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ और HCl YML लग रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट्स आ गए y into 1 into 1, एंड बेस के इक्विवेलेंट अब मैं फोकस करूंगा तो Na2CO3 के A मिलीमोल्स है, उसका n फैक्टर 2 लगेगा, और NaHCO3 के B मिलीमोल्स है, उसका n फैक्टर 1 लगेगा. So you get two equation, two unknowns, you are able to solve for A and B, right? A आ जाएगा, B आ जाएगा. अच्छा, अभी इसके बाद भी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है. क्वेश्चन में अभी एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं. अब वो इस मिक्सचर को हीट करने पर क्या होता है, इट इज समथिंग ऑफ अ नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर, और यू कैन से एस ब्लॉक चैप्टर, दोनों में ही ये चीज बताई जाती है दैट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर क्या होता है. तो ये एक काइंड ऑफ इनहेरेंट नॉलेज है जिसमें Na2CO3 इज क्वाइट स्टेबल एंड इट डज नॉट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग. मतलब उसको डिकम्पोज कराने के लिए काफी हाई टेम्परेचर लगता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लगता है. सो दैट इज वेयर you are not able to have Na2CO3 का reaction, but you are able to see what the reaction for
NaHCO3 is NaHCO3 decomposes as the following reaction, and now based on this आप calculate कर सकते हो कितना CO2 मिलेगा. तो अगर B मिलीमोल्स NaHCO3 के थे तो B/2 मिलीमोल्स CO2 के मिलेंगे, राइट. एंड B का वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया था, तो यू गेट द मोल्स ऑफ CO2 दैट विल बी लिबरेटेड. ये समझ में आया? ठीक है. All right, now let's move on to the next question. अब इसके बाद मैं सीधे सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन में सिमिलर कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है, जहाँ पर Na2CO3 एंड Na2SO4 का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है. अब ध्यान से नोटिस करना, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, तो उस केस में अब Na2CO3 का इनफैक्टर कितना हो जाएगा 1, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया. एंड Na2SO4 का इनफैक्टर 0 क्यों होगा? Because it's a strong base. हाँ, it's a strong base, strong acid salt, जिसका कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है. Both the ions are spectator only. तो अब हम Na2CO3 का रिएक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं. तो अब मान लेते हैं कि Na2CO3 के A मिलीमोल्स थे, तो 250 ml जो सोल्यूशन था उसमें A मिलीमोल्स हैं, तो 25 ml लेंगे उसका, तो उसके अंदर A/10 मिलीमोल्स होंगे. ठीक है. अब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कर देंगे. अब इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होगा? उसके मिलीमोल्स इनटू उसका इनफैक्टर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड एसिड के लिए उसका इक्विवेलेंट्स होंगे उसका वॉल्यूम इनटू उसकी नॉर्मैलिटी. ठीक है, नॉर्मैलिटी दी हुई है. यहाँ पे 2 मत मल्टीप्लाई करना, डोंट मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज नॉर्मैलिटी के अंदर ही इनफैक्टर एम्बेड हो गया है. मोलैरिटी दी होती तो फिर मैं इनफैक्टर से मल्टीप्लाई करता. तो इससे मुझे A मिल जाएगा, मिलीमोल्स मिल जाएंगे, उससे मुझे मास मिल जाएगा. ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. सो ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट इसलिए हैं बिकॉज दे रिक्वायर यू टू फोकस, मतलब अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड गो लिटिल बैक एंड फोर्थ कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है. बार बार उसको लिखो, देखो, समझो, तो आपको क्लिक होगा. जस्ट एक अटेम्प्ट लोगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, एक अटेम्प्ट में नहीं आता है. देन द थर्ड क्वेश्चन कम्स. So again, मतलब question as such I would say कि it's a straightforward question. It's just that data बहुत सारा दिया हुआ है, इसके लिए many of the time students are just lost in so much of data. मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है, आप लोग इस चीज की आदत डालो, जो डेटा लिखा हुआ है उसको ढंग से लिख लो ना एक जगह की क्या क्या है, कैसा इन्फॉर्मेशन है, देखना फिर बाद में कैसे यूज आएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज इन योर प्लेस एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस क्वेश्चन, तो मैं ऐसे शुरू होता कि Na2CO3 है, ठीक है, 25 ml दिया हुआ है, लिख लिया. डेंसिटी दी हुई है, लिख लिया. फिर HCl दिया हुआ है, लिख लिया. HCl का रिएक्शन होगा ऑफ कोर्स, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया. उसके नीचे उसका वॉल्यूम लिख लिया. फिर उसके नीचे 109.5 ग्राम पर लीटर लिखा है. मैंने कहा ग्राम पर लीटर क्या नई फैंसी चीज आ गई. दिस इज द सेम थिंग एज मोलैरिटी ओनली, मतलब विद दिस डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मैंने लिख लिया. अब इसके बाद बोला कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि इसका इनफैक्टर 1 रहेगा और इसका इनफैक्टर 2 रहेगा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन होगा Na2CO3 का. अगर यहाँ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लिखा होता तो फिर मैं Na2CO3 का इनफैक्टर 1 लेता, बट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब Na2CO3 का इनफैक्टर 2 रहेगा. ठीक है. अब इसके बेसिस पे इनकी इक्वेशन बना ली, जो अननोन था उसको वेरिएबल मान लिया और इक्वेशन तो लिख दिया एटलीस्ट, बाद में देखेंगे क्या होगा. सो वी केम अप विद दिस इक्वेशन, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने के बाद में. ना उसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दैट विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 125 ग्राम ऑफ दिस Na2CO3 सॉल्यूशन. तो ठीक है, Na2CO3 है, 125 ग्राम है, सेम सॉल्यूशन है, डेंसिटी तो सेम रहेगी. अब इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है,
एंड H2SO4 के बारे में डेटा दिया है, इसका वॉल्यूम पूछा और नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो ठीक है, वापस इक्विवेलेंस इक्वेट करने हैं, एन फैक्टर के बारे में सोच लिया, इन दोनों का 2 एन फैक्टर आएगा, तो जस्ट इक्विवेलेंस इक्वेट कर दिया और वापस सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये v डिटरमाइन करना है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, c कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट द वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे ये डेंसिटी और मास से ये वॉल्यूम निकलेगा। ये एक छोटा सा, जब आप लिखते हैं पेन के सामने, आपके सामने लिखा होता है कि डेंसिटी और मास है, तो उससे वॉल्यूम अपने आप स्ट्राइक करता। अगर आप लिखोगे नहीं सामने तो फिर आपको स्ट्राइक करने में दिक्कत आएगी। Is this clear with everyone? Or am I going a little too fast? मुझे बोल दो, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है that I might be, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो उस चक्कर में sometimes I take it for granted कि हाँ समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते जाओ। अब मैंने भी थोड़ा आलस दिखाया है, मैंने जो पिछले बैच में लिखा था वही रीयूज कर रहा हूँ। If you find कुछ फास्ट जा रहा है तो please go ahead and ask. I'll be more than happy to re-explain the entire thing. Is it okay with everyone? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। लास्ट क्वेश्चन बचा है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा है, वापस से जो लिखा हुआ है उसको एक एक करके लिखते चले जाओ। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, 0.5 ग्राम्स है, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, करा देते हैं, एक्सेस में है, उसके नीचे एक्सेस लिख दिया। इससे अमोनिया गैस निकलेगा, ऑफ कोर्स NH4OH बनता है, बट वो NH4OH क्या है, NH3+H2O ही है, और NaCl बनेगा। अब फिर बोला जा रहा है कि ये जो NH4OH बना, यानी कि अमोनिया निकला, वो HCl H2SO4 के साथ में डिसॉल्व कर रहे हैं, और H2SO4 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 150 ml 1/5 नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अब ये एक्सेस पहले से नहीं पता था, बट जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, एक्सेस ऑफ एसिड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अच्छा ये एक्सेस में है, मतलब कुछ बच जाएगा। तो ये बचा हुआ H2SO4 अब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड उसका 20 ml एंड 1 नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अब ले देंगे मुझे NH4Cl की परसेंटेज प्योरिटी पूछी जा रही है। I'm like, ठीक है, इतना समझ तो आया क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब एनालिसिस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, पहले ये लास्ट के 2 रिएक्शंस देख लेते हैं। इन 2 रिएक्शंस में क्या हो रहा है, मतलब या तो आप इसको बैक टाइट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, या फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं सोच के बता देता हूँ कि इन दोनों रिएक्शंस में ये H2SO4 एसिड है जो कि दोनों बेस NH4OH और NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो कैन आई नॉट राइट इन वन सिंपल इक्वेशन दैट इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 is equal to the equivalent of the base NH4OH and NaOH? I can write, of course, राइट, एंड मैं ऐसा इसलिए भी लिख पा रहा हूं क्योंकि दोनों केस में H2SO4 का n फैक्टर सेम है, ठीक है, अदरवाइज फिर से मोल्स में आना पड़ता। n फैक्टर ऑफ H2SO4 इज सेम इन बोथ रिएक्शंस, इसके लिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। एंड ये जो इक्विवेलेंस ऑफ NH4OH है, this is something which I can equate to the equivalence of NH4Cl from the first reaction, as you can see, इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो मैंने काइंड ऑफ इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब H2SO4 का इन्फॉर्मेशन दिया है, उससे उसके इक्विवेलेंट्स निकाल लिया, NaOH का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे उसके इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, और NH4OH के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, NH4Cl के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, उसका n फैक्टर 1 रहेगा, और उसके मिलीमोल्स मुझे कैलकुलेट करने में, मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, तो उससे मुझे मास आ जाएगा 0.535 grams. Now this kind of creates a confusion for the in the question because of the fact that 0.535 अगर अमोनियम क्लोराइड का मास है, तो सैंपल आपको जब 0.5 ग्राम्स दिया था, ये 0.5 ग्राम्स का सैंपल दिया था, तो ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, बट देन आई विल टेल यू आंसर कैसे आता है। आंसर आता है बाय डिस्काउंटिंग द क्लोराइड पार्ट। यू डिस्काउंट द क्लोराइड पार्ट, एंड क्लोराइड पार्ट डिस्काउंट करने के बाद में ये मास 8.18 ग्राम आ जाएगा, और उससे बी ऑप्शन आपका आंसर बैठेगा। बट दिस इज आफ्टर यू सी द सोल्यूशन, अदरवाइज क्वेश्चन में ढंग से डिस्क्राइब करना चाहिए था, अदरवाइज देयर इज अ फ्लॉ इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? बताओ, आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर मुझे एक कॉन्सेप्ट में डाउट है। पूछो। सर जब भी क्वेश्चन में कोई टाइट्रेशन होता है
and when they mention which indicator is being used, तो उससे n factor पे कैसे फर्क पड़ता है समझा नहीं मैं. राइट, तो मैंने अभी आपको, आप नोटिस करना सारे के सारे एग्जांपल्स ना इसी के ऊपर है, Na2CO3 NaHCO3 और इसी के ऊपर है, बुकलेट के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेटा. तो क्योंकि ये Na2CO3 मतलब H2CO3 के K1 K2 की वैल्यूज ऐसी है 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻11, तो उसकी वजह से जब आप HCl डालते हो और जो pH चेंज होते हैं, शार्प pH चेंज जो होते हैं, उनके लिए सूटेबल इंडिकेटर्स फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दिख रहे हैं. यहां तक का पार्ट समझ में आया आपको? Yes sir. तो अब आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ठीक है, मैं इसको एक अलग से एक बार यहाँ पे ऐसे इस चीज को विजुअलाइज कराने में आपको हेल्प करता हूँ. सो ये देखो, ये मेरा Na2CO3 का सोल्यूशन है. ठीक है, ये सोल्यूशन क्या है अभी? बेसिक. यानी कि अब मैंने इसमें अगर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाला हुआ है, ठीक है, फिनोल PHATHLEIN फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाला हुआ है, तो ये सोल्यूशन का कलर कैसा है? ठीक है, ये सोल्यूशन है पिंक कलर का. ठीक है, अब इसमें आप HCl ऐड कर रहे हो. ठीक है, आपने HCl ऐड करा तो pH अब चेंज होगा. ठीक है, pH हमने जैसे नोटिस करा 12 से अब ड्रॉप होना शुरू होगा. अच्छा, फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर की रेंज होती है 8 to 10. तो जब 10 क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद में ये पिंक का शेड ना थोड़ा सा कम होने लगेगा. एंड जैसे ही आप इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस कर जाओगे तो शार्प चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट 9 पर आ रहा था, तो ये शार्प चेंज कपल ऑफ ड्रॉप्स में हो जाएगा एंड ये कलर आपका गायब. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि टाइट्रेशन हो गया, और फिर उसके बाद आप रीडिंग ले लोगे कि भाई मैंने तो इतना वॉल्यूम ऑफ HCl डाला, यहाँ से 0 से स्टार्ट करा, यहाँ तक डाला, और आप फिर कैलकुलेशन करोगे. अब रिएक्शन जो हुआ वो तो सिर्फ यही हुआ कि Na2CO3 HCl के साथ कंबाइन कर NaHCO3 बना, NaHCO3 एंड NaCl बना. ठीक है, और आपने यहाँ पे टाइट्रेशन रोक दी ना. So the indicator tells us about how much reaction has occurred. हाँ, इंडिकेटर का कलर चेंज ही तो हमें बताता है कि भैया आप रुक जाओ, टाइट्रेशन हो गई. तो So then, फिनोल्फ्थलीन, like if the indicator changes, then the amount of H plus which would react would change. So that's why n factor would change. हाँ, अब जैसे अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ मिथाइल ऑरेंज का. ठीक है, लेट्स से मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर है. मिथाइल ऑरेंज का रेंज क्या होता है? कुछ 3 से 4 होता है. 3 के पहले क्या होता है? रेड. और 4 के बाद क्या होता है? येलो. येलो ऑरेंज, ऐसा ही कुछ होता है ना. मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए. Yes sir, यही होता है. सो अभी कलर कैसा है मेरा? अभी बेसिक सोल्यूशन है तो कलर येलो है. ठीक है, अब मैं HCl डालता जा रहा हूँ, पहला एंड पॉइंट हो गया, अभी भी येलो रहेगा. फिर दूसरा एंड पॉइंट जब आएगा, ठीक है, 4 के आसपास आएगा, pH 4 के अराउंड जब क्रॉस हो जाएगा, तो फिर आपका ये येलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज, रेड में. ठीक है, आपका ये सोल्यूशन का कलर आपको अचानक से चेंज होता हुआ रेड में दिखेगा. तो आप फिर अपना टाइट्रेशन रोक दोगे और फिर आप कैलकुलेशन करोगे कि अच्छा इस बार ना इतना HCl लगा यहाँ से यहाँ तक का. एंड उसमें क्या हो रहा है? 2 रिएक्शन हो गए होंगे. ये NaHCO3 भी HCl के साथ में रिएक्ट कर H2CO3 बना दिया होगा. ठीक है, तो इफेक्टिवली Na2CO3 से H2CO3 पहुंच गए हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की प्रेजेंस में.
तो n फैक्टर कितना लेना पड़ा 2 समझ में आया Yes, sir. all right any other doubt if not then we should proceed with electrochemistry ठीक है so now अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था अभी तक आपने जितना टाइम स्पेंड कर लिया है वॉल्यूमेट्रिक पर गुड इनफ है डोंट गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करो ठीक है एंड उसमें क्या करना है उसका मैं आपको एक क्विक आइडिया दे देता हूं नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी वीडियो लेक्चर्स आर देयर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 or 8 एग्जैक्ट काउंट बताओ Sir, 8. okay so the answer is 8 plus 1 why is it so हाँ because सर वो एक लास्ट में भेजा था हाँ तो भूलना नहीं है आप लोग अभी swarmed हो there is so much that is going online I completely understand if you would have forgotten about it it's not your mistake but it is my job to remind you and that is what I'm going to do right away ध्यान से यहाँ पे देख लेना आपके साथ जो लिंक्स शेयर किए हुए हैं आपके साथ स्टार्टिंग में 8 लिंक शेयर किए गए थे ठीक है now please understand this is first link corresponds to lecture 1 second link corresponds to lecture 3 now there is a missing link in between ठीक है यहाँ पर एक missing link था and that is your lecture 3 जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ठीक है दिस मिसिंग लिंक इज योर लेक्चर 3 देन ये लिंक 4 जो है ये आपका सॉरी लिंक 3 जो मतलब उस लिस्ट में है वो आपका लेक्चर 4 है एंड सो ऑन सो फोर्थ ये समझ में आया मैं एक क्विक इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू डबल चेक इट जब आप यूट्यूब का पेज खोलोगे ना तो ये 15th अप्रैल का वीडियो है ये 18th अप्रैल का वीडियो है ठीक है देन आप लिंक 3rd खोल दोगे तो वो डायरेक्टली 25th अप्रैल का आ जाएगा इसके बीच में ये 22nd अप्रैल वाला जो था ठीक है ये मैंने आपको बाद में भेजा था ठीक है दिस इज समथिंग विच यू नीड टू सी मतलब आप ऑटोमेटिकली जब जाओगे वैसे तो लेक्चर लिंक 2 के बाद लिंक 3 में जाओगे तो आपको डिस्कनेक्ट समझ में आ जाएगा कि अरे ये अचानक से कहाँ से शुरू हो गए तो लेट्स बी प्रोएक्टिव अबाउट इट ठीक है नाउ ऑलराइट सो अब यहाँ पे फोकस करना दैट ओवरऑल ये चैप्टर कैसा स्ट्रक्चर्ड है ठीक है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया समझना लिंक 1 से लेकर लिंक आई शुड से लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 जो है these are going to talk about galvanic cells ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है तो इसमें we'll be talking about conversion between electrical energy and a spontaneous chemical reaction से available energy. So first 4 lectures are about galvanic cell. अभी galvanic cell क्या होता है? Galvanic cell is something that uses a spontaneous chemical reaction and using that it provides you electrical work. It provides you current.
सो फॉर एग्जाम्पल आपका फोन के अंदर जो बैटरी है अभी जब वो वर्क कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से current is flowing and that current is being used by the different components that are present inside the phone. Then lecture 5 के बाद lecture you can say 7 तक, ठीक है, अगले 3 lectures जो हैं they are about electrolytic cells. Now electrolytic cells are kind of opposite of galvanic cells. So you can think of it, जब आपका फोन चार्ज हो रहा है तो उसमें आप एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हो. सो बोथ दीज आर क्वाइट लिंक्ड टू ईच अदर. तो स्टार्टिंग में मतलब एक के बाद एक फोकस करते हुए बढ़ना. डोंट मिस आउट एनीथिंग इन बिटवीन बिकॉज देन आगे प्रॉब्लम आ जाएगी. देन इफ आई करेक्टली रिमेम्बर जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं दे टॉक अबाउट अ सेपरेट टॉपिक ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस. अब क्या है ये, मतलब ठीक है टाइट्रेशन वर्ड सुन के आई एम श्योर दैट कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि व्हाट द लाइक कितना टाइट्रेशन कराएंगे, एसिड बेस करा दिया, रिडॉक्स करा दिया, अब उसके बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है ये. So don't worry much about it. Conductometric titration का numerical analysis is not something which is part of the syllabus as such, but उसका subjective understanding क्या रहेगा कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा. And it's simple. It's not something difficult. It is much simpler than the initial parts of the chapter that you will be doing. So ये एक overview है इस chapter का. As I said, galvanic cells and electrolytic cells are quite interconnected to each other. तो starting से focus maintain करना. कंडक्टेंस वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट ही है, मतलब उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट्स यूज करके एक्सप्लेनेशन होगा. एज एन एनालॉजी यू कैन अंडरस्टैंड इट समथिंग सिमिलर टू आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसे हम लोग पूरा चैप्टर पीएच कैलकुलेशन कर रहे थे एंड फिर एंड में सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आया तो इट वाज स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा कोरिलेशन है बट मोटा मोटा इट इज अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. तो वैसे यहाँ पे कंडक्टेंस वाला पार्ट थोड़ा सा एक अलग पार्ट रहेगा. All right, now having talked about this overview, now let me talk about the plan for the next lecture. ठीक है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, अभी तक टाइम टेबल आया नहीं है बट जब भी आएगा उसके पहले you have to do the following things. Please play the step up game of electrochemistry. ठीक है, आप लोग नहीं खेलोगे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर उसके बाद आई बिकम क्वेश्चन आई काइंड ऑफ कम अंडर स्क्रूटिनी कि भाई तुम्हारे बैच के बच्चों ने क्यों नहीं खेला है. सो प्लीज गो अहेड एंड प्ले द गेम. ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट अवे. देन ठीक है, वीडियो लेक्चर 1 and 2 सिर्फ यही देखना. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गो द केमिकल काइनेटिक्स वे कि पूरे लेक्चर्स देख लियो उसके बाद बुकलेट का डिस्कशन हो रहा है. दैट इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ गोइंग. केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग फिर भी कोप अप कर पाए थे बिकॉज उस टाइम पर आप लोगों के साथ में सिर्फ 3 ही टॉपिक शेयर किए गए थे. अभी डबल ट्रैक हो गया है, 6 टॉपिक्स बढ़ गए हैं, डबल हो गया है वर्कलोड. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गो अहेड एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स टुगेदर एंड देन गो इनटू बुकलेट प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसके लिए हम लोग एक प्लान्ड मैनर में जाएंगे. ठीक है, वी विल टेक 2 लेक्चर्स एट अ टाइम मैक्सिमम. कई बार हो सकता है मैं आपको एक ही लेक्चर देखने के लिए बोलूं क्योंकि वो काफी हैवी लेक्चर रहेगा, उसके ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी रहेगी. सो वीडियो लेक्चर 1 and 2 इज समथिंग दैट यू विल हैव टू सी एज पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट प्लान. बेस्ड ऑन दिस अब आप बुकलेट से, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड बुकलेट इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करना. FBO का 1 से लेकर 33 एंड FBS का 1 से लेकर 7 इतना अटेम्प्ट करके डाउट डिस्कशन में बैठोगे. ऑल राइट, इज दिस क्लियर विद एवरीवन?
Do you want to say anything else or add anything else to this? सर हाँ बोलो। स्टेप अप फिर कहाँ तक खेलेंगे? मतलब पूरा तो नहीं खेल सकते ना? नहीं, शुरू करो ना, शुरू करो, धीरे धीरे जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। ओके ठीक है, और कुछ डाउट है? सर ये केमिकल काइनेटिक्स का अगर कुछ एफबीओ में कोई डाउट हुआ या फिर बाकी का कोई एक्सरसाइज में डाउट हो तो उसको कैसे क्लियर करेंगे? मुझसे ऐसे अलग से व्हाट्सएप पे डाल के पूछ लो, कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे तो मैंने सोल्यूशन शेयर कर दिए हैं, तो अगर कुछ सोल्यूशन से समझ में नहीं आया तो वो चीज़ पूछ लो, डिस्कस कर लो अलग से। मतलब अगर बल्क में डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के तो मैं एक अलग से सेशन भी कर सकता हूँ, बट अगर ऐसे केस बाय केस बेसिस पर हैं, इक्के दुक्के हैं, तो ठीक है, अलग से व्हाट्सएप पे पूछ के क्लोज करो। ओके सर, ठीक है। ऑल राइट, और कुछ डाउट है किसी को? किसी ने कुछ चैट पे डाला हो? ऐसे तो मुझे चैट देखने में दिक्कत आती है, बट ठीक है, ग्रेट। ठीक है, सो नाउ आई विल स्पेंड सम small amount of time to quickly take you through the initial part of the chapter. इसमें कई बार स्टूडेंट्स को थोड़े डाउट रहते हैं, तो इट इज गुड टू डिस्कस इट राइट अवे. So let me take you through construction and working of galvanic cells. Check in. Now, when we talk about this construction and working of galvanic cell, so let me put forward some ideas in front of you. All right, so एक जिंक का रॉड है एंड ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप कर दिया है. इज देयर अ रिएक्शन दैट इज गोइंग टू अकर? एनीवन? यस क्या रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ग्रेट. सो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा है दैट देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. So this following reaction occurs. Zinc sulfate, now sorry, zinc plus copper 2 plus ions is going to form zinc solid plus, sorry, not zinc solid, zinc 2 plus ions, and copper gets deposited on the electrode. Not electrode, on the rod itself. ठीक है, तो as you can see इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है. जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ठीक है, सो इज दिस एन एग्जांपल ऑफ अ सेल? कैन आई कॉल दिस एज अ वर्किंग सेल which can be used to like, मतलब मैं जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसे तार लूं और यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं और दूसरा एंड इधर लगा दूं, तो ये बल्ब क्या ग्लो करेगा? नहीं. तो पोटेंशियल डिफरेंस. नो सर. किस किस को लगता है नहीं? सर नहीं. अच्छा, और किस किस को लगता है हाँ? किसी को तो लगता होगा, चैट पे लिखा है किसने?
रेज हैंड का मैं क्या करूं यार, तुम लोग फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ हो, ये रेज हैंड मत करा करो। व्हाट डू आई डू विद रेज हैंड? चलो ठीक है। सो द थिंग इज, अरे ये रेज हैंड हट नहीं रहा यार, हट जा भाई। हाँ, द थिंग इज कि यहाँ पर द बल्ब विल नॉट ग्लो, इट विल नॉट वर्क। व्हाई विल इट ग्लो? लाइक द इलेक्ट्रॉन्स and उनका exchange will just happen here at the boundary surface ना, they will follow the path of least resistance. Why will they go via this random, like bulb लगा दिया, यहीं पे इस बाउंड्री सरफेस पे रिएक्शन हो जाएगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा। So this is not a working cell. The reaction is something useful, but this is not the construction of it. So now this brings the curiosity about how then we are going to be able to create a cell, a simple galvanic cell. So observe karna, the thing is, as an observation, when we keep a metal in contact with its ions ka solution, ठीक है, what we see is that the metal and its ion kind of establish an equilibrium with each other, ठीक है। अब depending on the metal, ठीक है, and this is not just metal, other compounds also, ठीक है, they establish some equilibrium with their other forms. Now this is based on the fundamental properties associated with that element or with that compound, like ionization energy, electron gain enthalpy, hydration energy of the ion. ये सारी जो fundamental properties हैं, they kind of play a very important role in understanding the direction in which an element would want to proceed, ठीक है। अब what do I mean by direction in which this equilibrium will shift? तो वो चीज आप ध्यान से समझना, ठीक है। अगर स्टैंड अलोन तरीके से, मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे मैंने डाला है कि मेटल और मेटल का सोल्यूशन है, तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। बट अगर नोटिस करना, मैं डिफरेंट केसेस आपस में कंपेयर करूंगा, ठीक है। लेट्स से इफ आई कंपेयर द केस ऑफ जिंक 2+ एंड कॉपर 2+, ठीक है। जिंक का रॉड जिंक 2+ के आयन में है और कॉपर का रॉड कॉपर 2+ के आयन में है। तो बिकॉज इनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इनका बिहेवियर डिक्टेट करते हैं, तो उससे समझ में आता है दैट जिंक हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, while copper 2+ ions have a greater tendency to undergo reduction, ठीक है। ये relative tendency के बारे में बात कर रहा हूँ। Otherwise, as a standalone, there is always an equilibrium between the metal and its ions. And ये relative चीज important है आपके लिए समझने के लिए। जैसे for example, if I take a combination of copper 2+ ions and compare it with Ag+ ion, तो उस केस में ऐसा होता है कि कॉपर has a tendency to undergo oxidation while Ag+ ions show a greater tendency to undergo reduction. So this is something which is a fundamental property, as I said, based on the fundamental periodic properties that we have studied: ionization energy, electron gain enthalpy, hydration energy of the ions. These are the key components, ठीक है।
Now, using this understanding, we are able to now see how a cell is constructed. तो यहाँ पे नोटिस करना, मैंने लिया जिंक रॉड एंड मैंने इसको डाल दिया जिंक 2+ आयंस के सोल्यूशन में. मैंने लिया कॉपर का रॉड और उसको डाल दिया कॉपर 2+ के आयंस के सोल्यूशन में. ठीक है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट इज जिंक वुड वांट टू गो टू जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड यहाँ पे रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर 2+ आयंस आर गोइंग टू गो टू कॉपर, और इनफैक्ट +2 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे. copper 2+ + 2 electrons go to copper. ठीक है. So this is like you can say an electron source and this is like an electron sink, right? अब मान लो मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे? Yes. No. सोल्यूशन में रखना पड़ेगा ना. अच्छा, क्यों नो, ये बताएगा? सर वो वापस नहीं आ सकते. सर्किट इज नॉट कंप्लीट. हाँ, ये पहले से लेक्चर देख के बैठा है. नहीं सर. चलो ठीक है. नहीं, अच्छी बात है. मतलब इट्स अ गुड थिंग इफ यू हैव सीन द लेक्चर्स. मतलब इतनी प्रोएक्टिवनेस तो मैंने आप लोगों में कभी नहीं देखी थी. आई थिंक ये कोरोना वायरस आने की वजह से आप लोग ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो गए हो. घर पे बैठे क्या करें, कुछ नहीं, चलो लेक्चर ही देखते हैं. सो अच्छी बात है. नाउ अंडरस्टैंड, राइट नाउ द सर्किट इज नॉट कंप्लीट. ठीक है. लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन मोर यू कैन से एकदम रूडिमेंट्री सेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे नोटिस करना, जिंक ने जिंक 2+ आयंस दिए, तो ये सोल्यूशन में प्लस चार्ज का एक्सेस आ गया. ठीक है. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है रॉड पर और सोल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज का एक्सेस आ गया. तो अभी कैसा है कि ये जो प्लस चार्ज का एक्सेस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने देगा. अब सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड पे भी ऑब्जर्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड पे कैसा है कि ये कॉपर 2+ आयंस यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं रॉड पर, तो रॉड के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है. एंड सोल्यूशन में पहले क्या होगा, कोई सॉल्ट होगा ना, कॉपर सल्फेट सॉल्ट होगा, तो कॉपर 2+ आयन कम हो रहे हैं, तो सल्फेट आयन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन में ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है. अब the problem that we would want to overcome is that we would want a way to neutralize these solutions. ठीक है. ये solution और ये solution को neutralize में कर दूं तो मेरे लिए फिर सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा. एंड दैट इज वेयर we introduce the concept of something called as salt bridge. ठीक है. सॉल्ट ब्रिज के अंदर एज यू कैन सी सॉल्ट होगा, और ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो साइड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो से इसके अंदर सॉल्ट होगा KNO3. तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से अनायंस जो होंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है जिंक वाला कंपार्टमेंट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनायंस इधर आना, इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे, और जो कटायंस हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड का कॉपर 2+ आयंस वाला चेंबर इट इज नेगेटिवली चार्ज, सो कटायंस विल ट्राई टू कम हियर एंड न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन. This creates a complete circuit.
This creates a complete circuit. As you can see, यहाँ पर ऊपर electrons are flowing. ये वायर में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, राइट? तो करंट कैसा जा रहा होगा? ठीक है, करंट विल बी गोइंग इन द ऑपोजिट मैनर. अच्छा, ये तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सर्किट हो गया. अब इंटरनल पार्ट में नोटिस करो, इंटरनल पार्ट में कैसा है? यहाँ पर अनायंस आ रहे हैं, तो अनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रहेगा, तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. अच्छा, कटायंस यहाँ जा रहे हैं, तो कटायंस इधर जा रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन में करंट का फ्लो रहेगा, तो ये करंट इस तरीके से इस कंपार्टमेंट में आ रहा होगा, राइट? सो यू हैव अ सर्किट इन फ्रंट ऑफ यू. नोटिस करना करंट का डायरेक्शन बाहर, तो ये एज इन बाहर मतलब एक्सटर्नल सर्किट में ये कॉपर की रॉड से जिंक की रॉड की तरफ जा रहा है, एंड अंदर ये जिंक के सोल्यूशन से कॉपर के सोल्यूशन की तरफ जा रहा है. तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, जिससे अगर अब मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं तो वो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा. सो नोटिस करना व्हाट आई हैव डन हियर इज व्हेन यू राइट द ओवरऑल रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो इट इज द सेम रिएक्शन दैट वी जस्ट सॉ सम टाइम बैक. It is the same reaction that is happening, but the design is what has given us an advantage. We have designed this reaction to happen in this manner such that the electrons that are flowing through an external circuit where they can be utilized in doing electrical work. ये डिजाइन समझ में आया आप लोगों को? सर सर वो अगर उस जिंक की रॉड को सॉल्यूशन में रखा है तो माइनस और प्लस चार्ज क्यों डेवलप होगा? क्योंकि ये इसका टेंडेंसी है ना, जिंक 2+ में जाएगा, ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का अबंडेंस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे रह गए, तो यहाँ पर ये एक डबल चार्ज का लेयर बन गया. ठीक है, लेक्चर 2 में मैंने इस चीज के ऊपर डिटेल आउट करा है. लेक्चर 2 टॉक्स अबाउट दिस डबल चार्ज लेयर where it then talks about potential difference being created. सर नहीं समझ रहा. ठीक है, सर नहीं समझ रहा. तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट करो. सर मतलब अगर जिंक की रॉड या कॉपर की रॉड को उनके सॉल्यूशन में रखा तो वो मतलब अलग अलग चार्जेस क्यों डेवलप होंगे? तो मतलब ये वही तो मैंने आपको बताया ना, रिलेटिव कैसे टेंडेंसी है, होएगा? relative tendency है of each element to establish an equilibrium between the atoms and its ions. ठीक है, एंड जब हम उनको कंपैरिजन करके देखते हैं तो किसी की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की ज्यादा होती है, तो किसी की टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की ज्यादा होती है. तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया जिंक एंड कॉपर का, जिसमें जिंक की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की हो रही है एज एन अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर की टेंडेंसी लाइक इसके हिसाब से बैकवर्ड मतलब अंडरगोइंग रिडक्शन की. तो अब क्योंकि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है, तो इससे क्या हो रहा है, जिंक 2+ आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो प्लस चार्ज का एक्सेस आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे हैं. ओके सर. ठीक है, सो दिस वाज समथिंग लाइक अ ब्रीफ आइडिया कि आप एक बार शुरू करो. नाउ आई एम प्रीटी श्योर जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको और डिटेल्स पता पड़ेंगी. मैंने उसमें और फाइनल डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस किया है, अच्छे से नोट्स वगैरह लिखा है, बनाए उसमें. तो वॉच द वीडियो लेक्चर्स, मेक प्रॉपर नोट्स, एंड देन बेस्ड ऑन दैट अगर आपको डाउट्स हैं तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.
All right, so someone had asked me this question on the group that I am a bit weak in thermochemistry. Will that affect this chapter? Lecture 3 में yes. Lecture 3 में thermochemistry का part आएगा. तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार क्विकली thermochemistry का recap कर लो. ठीक है. और कोई डाउट है इसके अलावा? All right, then I assume that more or less you guys are good to go and now start the video lectures and जब भी next class होगा we'll continue from there and discuss the booklet as well. ठीक है? So I'm going to close the lecture now. Thank you guys for attending. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All right, chalo. Bye bye.